हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना? हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा था? सर हमने लास्ट लेक्चर में प्रेसिडेंट किया था। हमने देखा था कि सर प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है ना? तो जो प्रेसिडेंट की पावर जब मैंने आपको बताना शुरू किया था, तब मैंने आपसे बोला था कि बेटा एक पावर प्रेसिडेंट की होती है जो हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सर वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या थी जो हम इस लेक्चर में करेंगे? वो थी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए गए हैं, जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो जो पावर है बेटा इस लेक्चर में हम आपका शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम शुरू करते हैं ये लेक्चर, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बेटा इमरजेंसी पावर क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए बेसिक, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे बहुत सारी चीजों के सोर्स पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सर हमने पीरियम्बल का कंसेप्ट कहां से लिया, हमने सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया, हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो है वो कहां से लिया। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सर हमने इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो कहां से लिए, तो बेटा देखो इसमें दो आंसर रहते हैं, है ना? दो आंसर क्या रहते हैं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस जो लिया आपने वो कहां से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपने क्या लिया? इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इमरजेंसी वाले जो कंसेप्ट होंगे वो जो आपने लिए वो कहां से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरी चीज यहां पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सर इमरजेंसी के टाइम पे, जब भी इमरजेंसी आपका इंप्लीमेंट की जाती है उस टाइम पे आपका क्या होता है? उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमने लिया जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां पे हम दूसरा क्या लिखेंगे? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज ली? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी जो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर लिया जाता है, आपसे आपके फंडामेंटल राइट जो छीन लिए जाते हैं, वे वो वाला प्रोविजन आपने कहां से लिया? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, हिटलर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे। सर इमरजेंसी का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सर इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है वो कंसेप्ट हमने कहां से लिया? सर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। सर इमरजेंसी की पावर किसके पास आती है? सर पावर आती है आपका प्रेसिडेंट के पास। तो इमरजेंसी की जो पावर है वो किसके अंडर आती है? प्रेसिडेंट के अंडर। मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, ये पावर किसकी होगी? आपका प्रेसिडेंट की। तो ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे इसे रब कर रहा हूं अब यहां पे मैं इसे रब करता हूं। चलो अब यहां पे क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए सर ये जो इमरजेंसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आती है, या फिर आपका इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती है? तो आंसर हम याद रखेंगे, सर आर्टिकल रहेगा 352 से लेके 360 तक। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आते हैं आपके इमरजेंसी प्रोविजंस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है? पार्ट 18। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक? 352 से लेके 360 तक के जो प्रोविजन है वो आपके क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। थ्री टाइप की इमरजेंसीज होते हैं, आपका नेशनल इमरजेंसी 352 में, आपका स्टेट इमरजेंसी 356 में, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। देखो मैं लिख भी देता हूं इसे, है ना? 352 में आपका क्या रहेगा? नेशनल इमरजेंसी, है ना? 352 में क्या रहेगा? नेशनल इमरजेंसी। 4 आर्टिकल के बाद यानी कि 356 में क्या रहेगा? स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और फिर 4 ऐड करेंगे तो 360 में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के इमरजेंसी आपके बोले गए हैं? तो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इमरजेंसीज आपके डिफाइन हैं, 3 टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? सर आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये एक एक करके हम तीनों इमरजेंसीज पढ़ेंगे। क्या कंडीशन होती है, कब डिक्लेयर की जाती है, कौन डिक्लेयर करता है, क्या उसके इमरजेंसी के टाइम पे आपके चेंजेस आते हैं, वो सारी ही चीजें हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मालूम पड़ा कितने टाइप की इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है? सर 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। चलिए तो यहां पे आगे देखते हैं हम। अब देखो पहला आपका क्या है? नेशनल इमरजेंसी। मैंने बताया था ना पहला इमरजेंसी कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। सर नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? 352। नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है? तो बेटा आर्टिकल रहेगा आपका 352। ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा जाए सर ये नेशनल इमरजेंसी मतलब होता क्या है, कब इमरजेंसी डिक्लेयर होगी? सर ये जो कोविड के टाइम पे लगा था लॉकडाउन, क्या सर ये इमरजेंसी था या कोई और कंडीशन थी? क्या लॉकडाउन और इमरजेंसी में कोई डिफरेंस होता है? हाँ बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए तो आपका नेशनल इमरजेंसी जो होती है ना, कब लगेगी? जब आपका कोई वॉर चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, तब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया नेशनल इमरजेंसी। इंडिया का वॉर हुआ था आपका किसके साथ? पाकिस्तान के साथ 1971 में वॉर हुआ था, है ना? जब पाकिस्तान से अलग किया था हमने बांग्लादेश, तो वो वाला वॉर हुआ था, तब भी आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। ठीक है। तो यहां पे नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होगी? जब आपका वॉर चल रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होगी? कि जब एक्सटर्नल अग्रेशन है। एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब क्या होता है सर? सर एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब होता है कि वॉर तो नहीं चल रहा, लेकिन हां वॉर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा था कुछ दिनों पहले आपका जो डोकलाम है, डोकलाम में आपका इंडिया और चाइना का कुछ डिस्प्यूट हुआ था, है ना? या फिर आपने देखा होगा कि आपका पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक जो आपके कश्मीर में है, वहां पे इंडिया चाइना के कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे। या अरुणाचल में बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना के चल रहे हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अग्रेशन, है ना? एक्सटर्नल किसी दूसरे देश की वजह से अग्रेशन वाली सिचुएशन है, लेकिन अभी आपका वॉर शुरू नहीं हुआ। तब भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है, तब भी अगर प्रेसिडेंट को फील होता है कि हाँ सिचुएशन ऐसी है कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, तो भी प्रेसिडेंट आपका इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना? तो 2 कंडीशन हो गई, या तो वॉर या दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन। तीसरी कंडीशन बेटा क्या होती है? तीसरी कंडीशन आपका 1978 से पहले हुआ करती थी, इंटरनल डिस्टरबेंस। अब ये इंटरनल डिस्टरबेंस बड़ा एम्बिगुअस टर्म है। एम्बिगुअस टर्म का मतलब क्या है? आपका किस चीज को आप इंटरनल डिस्टरबेंस बोलोगे? जैसे आपके देखा है कि आपका किसान आंदोलन हुआ, तो आप बोल सकते हो वो इंटरनल डिस्टरबेंस है। या फिर आपके और भी मूवमेंट्स छोटे मोटे होते रहते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सर ये इंटरनल डिस्टरबेंस है। तो इंटरनल डिस्टरबेंस जो है एक एम्बिगुअस टर्म है, एम्बिगुअस टर्म है, इसका मतलब बहुत वास्ट हो सकता है, आप किसी भी चीज को इंटरनल डिस्टरबेंस काउंट कर सकते हो। इस वजह से क्या किया, इंटरनल डिस्टरबेंस वाली जो कंडीशन है वो आपका 1978 में चेंज कर दी, और इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह जो नया वर्ड ऐड हुआ वो था आर्म रिबेलियन, कि आपका रिबेल होना चाहिए। लेकिन वो रिबेल कैसे होना चाहिए? आपका आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ, बंदूकों के साथ, है ना? तो आपके आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ अगर आपका रिबेल होता है कोई, तब आपका इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे। तो क्या कंडीशन होती है बेटा? पहली कंडीशन आपका क्या? वॉर। दूसरी कंडीशन एक्सटर्नल अग्रेशन। तीसरी कंडीशन आपका क्या? इंटरनल डिस्टरबेंस था, लेकिन वो रिप्लेस हो गया किससे? आर्म रिबिलियन से। ठीक है, समझ में आया किन कंडीशन पे आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी? ठीक है। चलिए अब डिक्लेयर करेगा कौन, है ना? बस किसके पास पावर है ये आपका कि वो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन करेगा? तो बेटा हमने पहले ही देखा था, पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। चलो तो अब यहां पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? आर्टिकल 352 है, वो आपका नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है? आपका 3 रीजन दे रखे हैं। क्या है? वॉर दे रखा है, एक्सटर्नल अग्रेशन दे रखा है, इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस था, मैंने बोला था ना, कब तक था ये? 1978 तक। कब तक था ये? 1978 तक। और 1978 के बाद ये रिप्लेस हो गया था, मतलब ये खत्म हो गया था इंटरनल डिस्टरबेंस वाली कंडीशन। इसकी जगह पर दूसरी कंडीशन कौन सी आ गई थी? आर्म रिबिलियन। आर्म
रिबेलियन। ठीक है, तो आपका 1978 तक क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस वाली कंडीशन थी, उसके बाद कंडीशन चेंज होके क्या हो गई थी आपकी, आर्म रिबेलियन। ठीक है, कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है सर, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा आप समझते हैं, सर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, सर क्या पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होगा, है ना। प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे आप देखते हैं, हम आपका इंडिया में क्या मेजॉरिटी रूल चलता है। मेजॉरिटी रूल मतलब कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे आपका मेजॉरिटी डिसाइड करती है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी। ऑल्दो उसे हेड आपका प्राइम मिनिस्टर ही करता है, लेकिन हाँ डिसीजन जो आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से आता है। तो सर ऐसे ही यहां पे क्या पार्लियामेंट में कोई भी रोल नहीं होगा इमरजेंसी से रिलेटेड, बेटा पार्लियामेंट का रोल होता है। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया, है ना, उस डिक्लेरेशन के विद इन 1 मंथ, है ना, विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन पार्लियामेंट क्या करेगी, इमरजेंसी को पास करेगी या फेल करेगी। पार्लियामेंट में एक बिल आएगा, एक प्रॉपर बिल आपका पार्लियामेंट में लाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, जिस भी बेस पे आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ना। तो अब पार्लियामेंट उस बिल पर वोटिंग करेगी। वोटिंग करेगी, अगर उसमें मेजॉरिटी वोटिंग मिलती है, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग मिलती है, तो वो बिल आपका पास हो जाएगा, है ना। और अगर उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो बिल आपका फेल हो जाएगा। बिल फेल हो गया तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, बिल पास हो गया तो इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो यहां जो आपका मेजॉरिटी लगती है, वो लगती है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। मतलब जितने मेंबर आपके वोट कर रहे हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, उसका 2/3 मेंबर अगर आपका उसे फेवर में वोट करते हैं, तो इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहती है। तो अगला पॉइंट क्या हुआ कि आपका प्रेसिडेंट जब भी डिक्लेयर करेंगे, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट क्या करेगा, उसे पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, है ना। तो विद इन 1 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन, है ना, विद इन 1 मंथ ऑफ अनाउंसमेंट, पार्लियामेंट विल पास इमरजेंसी विद स्पेशल मेजोरिटी। सर स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है आपका, 2/3। 2/3 किसका, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट मेंबर हैं, जो वोट कर रहे हैं, उसके 2/3 मेंबर अगर इसके फेवर में वोट कर देंगे, तो इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहेगी। अगर यहां पे उतने वोट नहीं मिलेंगे, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से कम वोट मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, इमरजेंसी जो है वो आपका खत्म हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, स्पेशल मेजोरिटी का। मान लीजिए आपके हाउस में 150 मेंबर हैं जिन्होंने वोटिंग किया है ना, 150 मेंबर प्रेजेंट हैं जिस दिन वोटिंग हो रही है बिल पर। तो यहां पे आपको मेजोरिटी के लिए कितने मेंबर चाहिए, 100 या 100 से ज्यादा। अगर 100 या 100 से ज्यादा मेंबर फेवर में वोट कर देंगे, तो आपका बिल पास हो जाएगा, मतलब इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहेगी। अगर 100 से बिलो, है ना, आपका 99 मेंबर्स भी वोट करते हैं फेवर में, ठीक है, तो भी इमरजेंसी आपका कंटिन्यू नहीं होगी। सर आप बोलोगे मेजोरिटी तो है 150 में, तो मेजोरिटी आपका 75 से ज्यादा होती है, मतलब 76 होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, थोड़ा सा बैक जाके देखोगे, आपको ये चीजें दोबारा से समझ में आ जाएंगी, है ना। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 150 मेंबर हैं जो प्रेजेंट हैं, जो वोट कर रहे हैं, तो हमें कितने वोट फेवर में चाहिए, आपका 100 या 100 से ज्यादा। अगर हमें 100 से एक वोट भी कम मिलता है, तो आपका मेजोरिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब सर ये तो इमरजेंसी आपका डिक्लेयर हो गई, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब सर इमरजेंसी कितने दिन तक चलेगी, है ना। एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी को, तो सर क्या इमरजेंसी लगी ही रहेगी, आपका कितने दिन तक चलती रहेगी, कितने दिन तक आपका वो कंटिन्यू रहेगी। तो बेटा एक बार अगर आपका प्रेसिडेंट आपका डिक्लेयर करते हैं, पार्लियामेंट अगर एक बार पास करता है इमरजेंसी को, तो वो इमरजेंसी आपका कंटिन्यू रहेगी केवल आपका 6 मंथ तक। 6 मंथ तक रहेगी। 6 मंथ के बाद दोबारा से पास करनी पड़ेगी, दोबारा से वो पास हो जाएगी, तो दोबारा से आपके वो 6 महीने के लिए या 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगी। फिर आप दोबारा से पास करोगे,
फिर अगले 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे ही आपको हर 6 मंथ पे उसे री अप्रूव करना पड़ता है ना। हर 6 6 महीने पे आप क्या करोगे, इमरजेंसी को री अप्रूव करोगे, दोबारा से पास करोगे, और अगर वो दोबारा से पास होते हैं तो अगले 6 महीने के लिए चलेगी। सर ऐसे करके हम ये 6 6 महीने करके कभी तक भी चला सकते हैं, है ना? क्या इसका कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट है? नहीं बेटा, इसका कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है ना। हम क्या याद रखेंगे, आफ्टर रीअप्रूविंग आफ्टर एवरी 6 मंथ इट कैन बी कंटिन्यूड फॉर इंडेफिनेट पीरियड। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, नेशनल इमरजेंसी कैन बी कंटिन्यूड फॉर इंडेफिनेट, है ना, इंडेफिनेट पीरियड तक चलेगी, है ना, बाय रीपासिंग इट एवरी 6 मंथ। 6 6 महीने पे पास करेंगे, आपका इंडेफिनेट पीरियड तक चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो एक एक पार्ट कवर हुआ कि इमरजेंसी कौन लगाएगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, और कितने दिन तक वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, चलो अब सर इमरजेंसी में होता क्या है, हमने ये तो देख लिया सर, वॉर वगैरह होती है तो इमरजेंसी आपका डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन सर ये भी तो बताइए, इमरजेंसी में हम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? अगर इमरजेंसी आपका डिक्लेयर होती है, प्रेसिडेंट अगर आपका इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा यहाँ पे आर्टिकल 358 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जब भी आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, आपके फंडामेंटल राइट जो होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, है ना। तो आपका आर्टिकल 358 क्या बोलेगा कि आपका आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 जो है वो आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, है ना, अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगा। मतलब आर्टिकल 19 में जो आपको पावर दे रखी थी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, है ना, वो सारी जो पावर है वो आपका अपने आप ही सेम डे से सेम टाइम से आपका सस्पेंड हो जाएंगी, जब से नेशनल इमरजेंसी आपका डिक्लेयर होगी। ये किस में लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 358 में। ठीक है, आर्टिकल 359 में ये लिखा हुआ है कि आपके जो अदर फंडामेंटल राइट होंगे, मतलब आर्टिकल 19 के अलावा जो फंडामेंटल राइट होंगे, वो पावर है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट चाहे तो उन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को लगता है कि चलो हम कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते हैं, बाकी को कंटिन्यू रहने देते हैं, तो ये पावर होगी प्रेसिडेंट की कि वो जिसे फंडामेंटल राइट को चाहे उसे सस्पेंड कर सकता है। ऐसा किस में मेंशन है सर? ऐसा मेंशन है आपका आर्टिकल 359 में, है ना। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन डिसेबल एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अब कभी भी अगर आपका इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट पे पावर होगी कि वो आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा, कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। एक चीज यहां पे याद रखना, एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन क्या है आपका? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होते, है ना। कोई भी इमरजेंसी हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होते किसी भी इमरजेंसी में। ये चीज बाद में ऐड हुई थी, ये चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, तो ये मैंने आगे लिख भी रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, है ना, कि आपके सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं। कौन सा नहीं होगा? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 19 अपने आप हो जाएगा। ये चीज फर्क पड़ा कि ये फर्क किस पे पड़ा? हम पे, एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, एज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? उनके फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। कुछ अपने आप हो जाएंगे, कुछ को प्रेसिडेंट आपका कर सकते हैं। कौन से नहीं होंगे? 20 और 21। ठीक है, यहां तक आई। अब सर इमरजेंसी जब लगती है ना, तब आपका क्या नेशनल गवर्नमेंट जो होती है ना, सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है, जिसे हम आपका यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, क्या सर यूनियन गवर्नमेंट पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ सर, यूनियन गवर्नमेंट पे फर्क पड़ता है। सर यूनियन गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ता है कि जब भी आपका इमरजेंसी लगेगी, तब आपका यूनियन गवर्नमेंट अगर एक्सपायर होने वाली है मतलब अगर उसका टेन्योर जो 5 ईयर का टेन्योर होता है, अगर वो पूरा होने वाला है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो आपका 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है ना। तो टेन्योर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट वंस, है ना। ठीक है, लेकिन वो क्या हर बार किया जाएगा? नहीं बेटा, हर बार नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो आपके इलेक्शंस करवाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा कि सर अभी इमरजेंसी की कंडीशन है और कंडीशन ऐसी है कि हम लोग वोटिंग नहीं करवा सकते। हम लोग वोटिंग नहीं करवा सकते तो नई गवर्नमेंट आपका इलेक्ट होके नहीं आ सकती। इस वजह से आपका जो पुरानी गवर्नमेंट है उसका जो टेन्योर है वो आप एक्सटेंड कर दीजिए। अगर वोटिंग हो सकती है तो आपका जो है वो नई गवर्नमेंट आ भी सकती है, टेन्योर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। समझ में आया? चलो, तो यहां पे क्या होगा आपका? नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट, है ना, वो एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा 1 ईयर तक,
है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसकी मेजोरिटी कहाँ होती है, लोकसभा में, वो एक्सटेंड हो सकती है कब तक, एक और ईयर तक वो एक्सटेंड हो सकती है। मतलब लोकसभा का जो टेन्योर है वो आपका एक और ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है। आपको पता है ना लोकसभा का टेन्योर में आपका जो मेजोरिटी होता है वो कितना होता है, वो 5 ईयर तक होता है ना। लोकसभा का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो आपका कितना होता है, 5 ईयर। क्या सर ऐसा कभी हुआ है कि लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर से एक्सीड हुआ है? तो हाँ बेटा, एक बार हुआ था, है ना। एक बार आपका लोकसभा का टेन्योर जो है ना वो आपका 5 ईयर, 11 मंथ तक आपका एक्सटेंड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने बोला था वोटिंग नहीं हो सकती, इस वजह से वो एक बार आपका एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, लोकसभा का टेन्योर। वरना जनरली कितना रहता है आपका, 5 ईयर। तो मैंने बोला ना कि एक बार में लोकसभा का टेन्योर एक ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ऐसा सर कभी यूज हुआ? हाँ सर, एक बार हुआ था 1971 में, जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी वाली, तब आपका ये चीजें जो वो है हुई थी। यहां तक समझ में आया? तो गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि उसका टेन्योर एक बार में एक ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब सर स्टेट गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बेटा, स्टेट गवर्नमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी लगी है तो सारी पावर जो है ना वो नेशनल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। नेशनल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, है ना, मोदी जी वाली जो गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट, तो उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट्स जो होंगे वहां पे यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है, स्टेट्स को कंट्रोल कर सकती है, स्टेट्स की जो पावर है उन्हें सस्पेंड कर सकती है, और आपका स्टेट के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन या लॉज बना सकती है। तो ये फर्क पड़ेगा किस पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 353 का पार्ट ए क्या बोलता है, फेडरल एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है किसे, स्टेट गवर्नमेंट को। स्पेशली या स्पेसिफाइड किस किस आर्टिकल से रिलेटेड, 256 और 257 से रिलेटेड। तो ये फर्क किस पे आ गया, गवर्नमेंट पे आ गया। वो फर्क किस पे हमने ये देखा था, ये आपका, ये फर्क देखा था हमने सिटीजन्स पे सिटीजन्स पे देखा था, या फिर हमने किस पे देखा था, आपका रेजिडेंट वगैरह पे देखा था। तो ये तो आपका इमरजेंसी से टोटल फर्क आएगा। अब सर इमरजेंसी खत्म कैसे होगी, है ना। अगर हमें लगता है सर वॉर खत्म हो गया, तो क्या इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी या इमरजेंसी को कोई आपका खत्म करेगा? तो बेटा बहुत आराम से याद रखना कि लगाई किसने थी इमरजेंसी, सर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी थी। तो इमरजेंसी आपका रिपील करने की भी जो पावर होगी वो किसके पास होगी, सर प्रेसिडेंट के पास पावर होगी इमरजेंसी को रिपील करने की। तो जैसे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी वैसे ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी को रिपील भी कर सकते हैं। और या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं करते और गवर्नमेंट को लगता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि लोकसभा जो होती है, अगर उसे लगता है कि इमरजेंसी को खत्म करना चाहिए तो वो आपका रिपील कर सकती है, आपका 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, तो यहां देखो आपका, यहाँ पे क्या होगा प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को सीज कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, या लोकसभा कर सकती है। लोकसभा कर सकती है आपका किससे, बाय पासिंग अ बिल और रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है सर, 2/3 वाली, है ना, प्रेजेंटेड वोटिंग का 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होता है। उससे आपका जो है वो पार्लियामेंट भी आपका या लोकसभा भी आपका इमरजेंसी को खत्म कर सकती है। तो ये चीज समझ में आया, इमरजेंसी कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, किस रीजंस पे लगेगी, इमरजेंसी कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगी, कैसे हम उसे कंटिन्यू या उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी की वजह से रेजिडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और इमरजेंसी कैसे खत्म होगी। नेशनल इमरजेंसी वाला पार्ट हमने ये इतना पढ़ लिया। अब सर ये तो बताइए कि ये जो नेशनल इमरजेंसी आपने बोला ना, क्या ये नेशनल इमरजेंसी अभी तक डिक्लेयर हुई है? क्या अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है? हाँ बेटा, इंडिया में इमरजेंसी आपका 3 बार डिक्लेयर हो चुकी है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में आपका 3 टाइम डिक्लेरेशन हो चुका है। सर कब कब हुआ था? सर पहला डिक्लेरेशन हुआ था 1962 में, जो चला था 1968 तक। दूसरा डिक्लेरेशन हुआ था 1971 में, जो चला था 1977 तक। और तीसरा डिक्लेरेशन हुआ था 1975 में, वो भी चला था आपका 1977 तक। तो अब तक नेशनल इमरजेंसी कितने बार डिक्लेयर हुई है? अब तक 3 बार डिक्लेयर हो चुकी है ना। कब? आपका 1962 से लेकर 1968 तक। रीजन क्या था? रीजन था कि यहाँ पे चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, है ना, इंडो सिनो वार या इंडो चाइना वॉर हुआ था, और 1965 में वॉर हुआ था इंडिया पाक वॉर, इंडिया
पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो ये दोनों ही वॉर के टाइम पे जो इमरजेंसी थी वो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी थी, जो 1962 से 1968 तक आपका कंटिन्यू रही थी। सर यहाँ पे ये भी तो बताइए, आपने बोला था ये डिक्लेयर प्रेसिडेंट करेंगे, तो सर ये जो पहली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने डिक्लेयर करी थी ये वाली इमरजेंसी? तो बेटा हम यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, ये जो पहली नेशनल इमरजेंसी थी ना, ये डिक्लेयर करी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना? कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने डिक्लेयर करी थी आपकी पहली इमरजेंसी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, चलो अब दूसरी इमरजेंसी सर क्या हुआ? अब क्या हुआ, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1971 में, एक बहुत बड़ा वॉर था, बहुत हिस्टोरिक वॉर था, ठीक है, और पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी डिफीट हुई थी। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 96,000, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स थे, उन्होंने सरेंडर किया था। तो आप समझ सकते हो इंडिया कितना पावरफुल था कि पाकिस्तान पे 1 लाख सोल्जर हैं और वो सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये जो दूसरा वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में। और 1971 से लेके ये इमरजेंसी आपका कब तक चली? 1977 तक, है ना? ये किसके टाइम पे हुई? इंडिया पाकिस्तान के साथ इन्वेजन जो हुआ था, है ना, पाकिस्तान के इन्वेजन के टाइम पे आपका ये दूसरी इमरजेंसी लगी। और ये आपका तीसरी इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी कब लगी आपका? 1975 में, है ना? 1975 में आपका तीसरी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। तीसरी इमरजेंसी के पीछे रीजन क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस। तीसरी इमरजेंसी के पीछे रीजन क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस। ये 1977 से कब तक चली? 1975 से कब तक चली? 1977 तक। तो तीनों इमरजेंसी आपको याद आया? देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहली इमरजेंसी 1962 से 1968 तक, फर्स्ट, है ना? सेकंड वाली इमरजेंसी, 1971 से लेके 1977 तक। थर्ड वाली इमरजेंसी आपका 1975 से लेके 1977 तक। ठीक है, तीन इमरजेंसी हो गई। अच्छा सर ये बताइए, आपका एक इमरजेंसी लगी हुई है, उसके बाद आपने दूसरी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्या सर ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना? हमें साफ दिख रहा है कि आपका एक इमरजेंसी के टाइम पे आप दूसरी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कब कब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, क्या ड्यूरेशन था, रीजंस क्या थे? पहले का इंडिया चाइना वॉर, दूसरे का इंडिया पाकिस्तान वॉर, और तीसरे का इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है सर, प्रेसिडेंट भी तो बताइए, कौन कौन से प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी थी? तो पहली इमरजेंसी किसने डिक्लेयर करी थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। दूसरी इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी वीवी गिरी। दूसरी इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी थी वो प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। और तीसरी इमरजेंसी जो डिक्लेयर करी थी वो प्रेसिडेंट थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये तीनों प्रेसिडेंट के भी नाम याद रखना। अगर आपसे पूछता है इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा बेटा? प्रेसिडेंट के नाम देख लिए, रीजंस देख लिए, ड्यूरेशन देख लिया, सारी चीजें तो हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, है ना? अपने आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अगर आपको कोई भी चीज समझ में आती है, या तो अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ तो वेल एंड गुड। सबसे बेस्ट तरीका बेटा यह है, जितना आप अपने हाथ से लिख लिख के नोट्स बनाओगे। आप जब नोट्स बनाते हो ना, तो बेटा जो बचपन से आपको सिखाया जाता है कि बेटा 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, चीजें आपको याद हो जाएंगी। सच में बेटा ऐसे ही चीजें याद होती हैं। जितने बार आप लिखते हो ना, जितना लिख लिख के याद करते हो, उतना चीजें आपको याद होती हैं। इस वजह से कोशिश किया करो कि आप नोट्स बनाया करो, अपने हाथों से खुद लिखा करो। खुद लिखोगे चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि अगर आप वीडियो देख रहे हो कि सर हम अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में हम लिख लेंगे, है ना? कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? 3 बार इमरजेंसी जो है वो आपका डिक्लेयर हो चुकी है। अब सर यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो तीसरी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी ना 1975 वाली, ये आपका इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे हुई थी। मैंने बोला था इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड जो है वो रिप्लेस हो गया था किससे? आर्म रिबिलियन से। क्यों रिप्लेस हुआ था? क्योंकि सर इंटरनल डिस्टरबेंस जो था ना वो एम्बिग्यूअस टर्म था। एम्बिग्यूअस था कि हाँ सर हम बता ही नहीं सकते कि कैसे आपका डिस्टरबेंस है। आप छोटी सी चीज को बोल दोगे इंटरनल डिस्टरबेंस। यहाँ तो हमें पता भी नहीं था क्या इंटरनल डिस्टरबेंस था, कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सा आपका वो चल रहे थे, स्ट्राइक्स चल रहे थे, या कुछ ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं था, है ना? बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, है ना? ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी जी जो थी आपकी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने आपका जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्हें एक कॉल किया, एक फोन कॉल किया और बोल दिया कि सर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपके
प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो यहां पे ऐसा ना हो, इसकी वजह से जैसे ही 1978 में आपका गवर्नमेंट चेंज होती है तब आपके एक अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चेंजेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट आता है, क्या आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्या आता है बेटा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, है ना, 1978 में होता है ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th होता है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहला ये कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपका वर्बल रिकमेंडेशन पे नहीं होगी, नेशनल इमरजेंसी आपका डिक्लेयर प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनके रिटन रिकमेंडेशन पर, उनके लिखे हुए रिकमेंडेशन पर ही आपका नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो पहला आपका इसमें क्या चेंज हुआ कि आपके प्रेसिडेंट जो है ओनली डू सो कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर गिवन हिज सेटिस्फैक्शन टू द प्रेसिडेंट इन रिटन। तो रिटन रिकमेंडेशन पे ही आपका इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। ये कब चेंज हुआ, आपके 44th अमेंडमेंट 1978 से, है ना, 44th अमेंडमेंट 1978 से ये चीज हुई। दूसरी चीज क्या हुई सर, आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था वो रिप्लेस कर दिया आपने किससे, आर्म रिबिलियन से। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो था वो आपका रिप्लेस कर दिया किससे, आर्म रिबिलियन से। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नहीं हो सकती इमरजेंसी। 1978 के बाद जो इमरजेंसी डिक्लेयर होगी वो किसके बेसिस पे होगी, आपका आर्म रिबिलियन के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अगला चेंज क्या हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कोई भी इमरजेंसी लगेगी तो वो आपके सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको बोला था आर्टिकल 359 बोलता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट आपके सस्पेंड कर सकते हैं, तो वो वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना। क्या होगा कि आपका आर्टिकल 20 और 21 कोई भी इमरजेंसी होगी तो वो आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलो और कुछ हुआ, हाँ सर और क्या हुआ आपका कि आर्टिकल 352 है वो आपका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। सर ये जुडिशियल रिव्यू क्या था, सर जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ा था आर्टिकल 13 में, है ना। हमने जब आर्टिकल 13 देखा था, हमने फंडामेंटल राइट देखे थे, आर्टिकल 13 देखा था, तो हमने देखा था कि आपका पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन लेती है, प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उससे जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है क्या ये सही है या गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो डिसीजन गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को आपका सस्पेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है, रिपील कर सकता है। वो पावर क्या आती है आपके जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, समझ में आया। तो आपका इमरजेंसी जो है, जो आर्टिकल 352 में है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। यहां तक सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, क्या रह गया सर, ये जो सर नेशनल इमरजेंसी है ना, क्या ये पूरे इंडिया में लगेगी या इंडिया के कुछ पार्ट में भी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, बोला गया है कि आपका ये पार्ट ऑफ इंडिया में भी लग सकती है ना। नेशनल इमरजेंसी कैन बी कैरीड आउट होल ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। पूरे इंडिया में भी लग सकती है और इंडिया के कुछ पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट है। हमारा चाइना के साथ वॉर चल रहा है, साउथ इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई, साउथ इंडिया को कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आएगा वहां पे, तो वो आपका इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, इस वजह से आपके साउथ इंडिया में लगाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है तो आपका राजस्थान और गुजरात वाला ये बॉर्डरिंग आपके स्टेट्स हैं, इन पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां पे इमरजेंसी आपका कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, या आपको जरूरत है तो पूरे इंडिया पे भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। तो यहां तक आपको नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट जो है वो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत आराम से बताया है मैंने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, दोबारा से रिपीट करके देख लेना, और अगर फिर भी नहीं आता ना समझ में बेटा तो आप कमेंट कर देना, आपके एक एक कमेंट देखे जाएंगे, एक एक कमेंट का आपका जो है वो रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आपको ये पता होगा हमारे ये यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, CUET के लिए डेडिकेटेड आपका यूट्यूब चैनल है, और बाकी आपके टॉपर्स कॉस अकेडमी के और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। आपको कोई भी अपडेट चाहिए इंस्टा पे फॉलो कर लो, PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को, या फिर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए हमारा
ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर यह हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, आप ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो। या विजिट भी नहीं कर पा रहे सर, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, नंबर दे रखे हैं, नंबर पे कॉल कर लो, जो चीज़ आपको पूछनी है वो आप पूछ लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।